नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। तो चलिए मित्रों, हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पत्र पर। तो आइए अब फटाफट से प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो चलिए खंड आ में सबसे पहले वह विकल्पीय प्रश्नों को देखा जाए। तो देखिए, पहले नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। और फिर नंबर 2 पर है गबन की विधा है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, गबन जो है उपन्यास विधा है। नंबर 3 है कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी उपन्यास ही है। और आप लोगों को बताते चलें कि जयशंकर प्रसाद ने कुल 2.5 उपन्यास लिखे हैं, एक कंकाल, तितली और एक इरावती। इरावती जो है अपूर्ण है, क्योंकि इसको लिखते समय आधा ये लिख चुके थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, नंबर 4 है कलम का सिपाही किसकी कृति है। तो कलम का सिपाही जो है, कलम का सिपाही अमृत राय की कृति है। और नंबर 5 है शुक्ल युग की समयाविधि है। तो शुक्ल युग की समयाविधि जो है 1919 से 1938, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। और चलिए, नंबर 6 साकेत रचना है। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, आप लोगों को यह पता ही होना चाहिए। नंबर 7 महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवयित्री हैं। अब चलिए, अगला है गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी जो है रीतिकालीन कवि पद्माकर की आखिरी रचना है। चलिए, नंबर 9 आधुनिक काल की समय सीमा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक काल चल रहा है। नंबर 10 क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो निहार, शांति गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तवर्णा, अतीत के चलचित्र पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, तो ये सब महादेवी की रचना में है। आप लोग इन सबको भी याद रख लीजिएगा, आगे आप लोगों के काम आ सकते हैं सब प्रश्न। तो लेकिन इसमें फिलहाल जो है पूछा जा रहा है तो सब है, युगांत नहीं है। युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना, बाकी दीप शिखा, शांति गीत और निहार ये तीनों महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। नंबर 11 हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर सरिस यानी पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोला। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। नंबर 13 सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हानि लाभ में समास है। तो हानि लाभ का पहले विग्रह कर देंगे, तो हानि और लाभ, और जहां लगता है उसका मतलब चार अर्थ की प्रधानता, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। मछली का पर्यायवाची है। तो देखिए मीन, रशना, मूढ़, द्विज। इसमें से देखिए द्विज जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है, रसना जीव का, मूढ़ मूर्ख का। तो बच कौन रहा है, मीन। तो मीन का अर्थ होता है मछली। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में जो है यड़ संधि है, यदि धन अपि।
ई ऊ रील री के बाद असमान स्वर आने पर यह व राल रा हो जाता है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो मधु मधुनी मधुनी, तो यहाँ पर मधुनी राइट आंसर हो जाएगा। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो चलिए विधिलिंग लगा। पठेत पठेताम पठेऊ, प्रथम पुरुष द्विवचन। पठेत पठेताम पठेऊ, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेऊ पठेम, इसका संपूर्ण रूप है। चलिए इस तरीके से मित्रों हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया। आइए अब वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए 2 गद्यांश पद्य से रहते हैं, 2 गद्य से, तो आप लोगों को एक करना है और हम इस वीडियो में एक एक ही बताते चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला देखिए हमारी संस्कृति से लिया गया है और लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो इसका संदर्भ आप लोग कर लीजिएगा, व्याख्या भी देख लीजिएगा, आसान है। और दूसरा है यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव, देखिए तुरंत पकड़ लेंगे आप लोग, यही बारीकी होती है। मित्रता चैप्टर से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतने ध्यान से आप लोग पढ़िएगा अपना चैप्टर कि जो है एक लाइन ही पढ़ने के बाद आप लोगों को तुरंत पता लग जाए कि कौन सा चैप्टर है। यही देखिए अध्ययन की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए तो गद्यांश का संदर्भ आप लोग कर ही लेंगे, बार बार वही दोहराने की जरूरत नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए जैसे इन्होंने स्पष्ट किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि जब मिले तो ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मित्र बन सकता है, यदि दोनों के स्वभाव और रुचि में समानता है। यह कोई आवश्यक बात नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और जैसे समाज में या कहीं भी हम किसी से मिलते हैं, अगर उसमें भिन्नता भी है तब भी हम उस पर आकर्षित हो सकते हैं, उस मतलब हम लोग उसको अपना मित्र बना सकते हैं। आगे कहते हैं जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब जो लोग संपन्न नहीं हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से, किसी सशक्त आदमी से, संपन्नता का अर्थ सिर्फ धन के क्षेत्र में ही नहीं है, हर क्षेत्र में, कि उस क्षेत्र में जो सशक्त है उससे हमारी मित्रता हो, ताकि अगर कभी हमें कोई ज़रूरत हो तो वो व्यक्ति हमारी मदद कर सके, धन बल किसी भी क्षेत्र में हो। तो इस तरीके से इसमें देखिए दोनों लोगों में असमानता हुई ना, एक जो है सशक्त नहीं है, एक सशक्त है, फिर भी वो चाहेगा कि दूसरा आदमी मेरा मित्र बन जाए। तो यही स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चलिए फिर संदर्भ भी हो गया, व्याख्या भी हो गई, और व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो यही देखकर आकर्षित होते हैं कि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। तो यही देख करके एक दूसरे की ओर लोग आकर्षित होते हैं। अब देखिए आगे भी उन्होंने बताया चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। यदि हम हमेशा दुखी और उदास रहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि जो मेरी उदासी को दूर कर सके, कुछ ऐसा बता करके मुझे, अगर मैं निरुत्साहित हो रहा हूं तो मुझे उत्साह प्रदान कर सके। मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए। निर्बल बली का, जो लोग निर्बल होते हैं ऊपर ही हमने बताया, तो वो लोग बली का साथ चाहते हैं, सशक्त आदमी का साथ चाहते हैं, और धीर उत्साही का और उत्साहपूर्ण लोगों का भी हमें संसर्ग रखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है मित्रता। अगर आप लोग इसी बड़े ही बारीकी से, बड़े ही सूक्ष्मतम रूप से पढ़ लेंगे तो मित्रता की जो परिभाषा है, जो मित्रता की पराकाष्ठा है, उसको आप लोग जान जाएंगे। और इसके लिए तो मैं बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मित्रता का वर्णन किया है। चलिए फिर तो ये गद्यांश हो गया, और चलिए फिर पद्यांश देखते हैं। तो पहला ही देख लीजिए, पहला वो पद शीर्षक से लिया गया है जिसके लेखक सूरदास जी हैं। तो इसमें उद्धव जो है गोपियों को समझाने जाते हैं कि तुम निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। इस पर गोपियां उन्हें फटकारती हुई कहती हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी। देखिए आप लोग यहाँ बोर मत होइएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आप लोग हर चीज़ को देखते चलिएगा, कभी भी आपके काम आ सकता है। और एक गद्य पद्य तो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा इसको। निर्गुण कौन देश का वासी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम हमसे उपासना करने को कह रहे हो वह किस देश का वासी है। मधुकर कहीं समुझाई शौहदे। हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव जी, मैं आपको यह अपनी शपथ देकर पूछती हूँ,
बूझत साच और सत्य पूछती हूँ, ना हंसी नहीं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मधुकर यानी भ्रमर से उद्धव की तुलना की गई है और इस संपूर्ण ग्रंथ का नाम ही भ्रमर गीत है, जिसमें 100 पदों में उद्धव गोपी संवाद वर्णित है। आगे की क्लास में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये भी पढ़ना रहेगा। चलिए फिर पूछती हैं अगला क्वेश्चन, और यही रेखांकित अंश है, ऊपर हमने वैसे ही बता दिया है सब, इतना आप लोगों को करना है। को है जनक, कौन है पिता, कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और कौन उसकी माता है, उसकी पत्नी कौन है, कौन नारी को दासी और उसकी सेविका कौन है, कैसा उसका वर्ण भेष है, कैसी उसकी वेशभूषा है और उसमें क्या ऐसा है, क्या खास है कि रस मैं अभिलाषी, जिसकी मैं अभिलाषा करूं, जिसकी मैं आकांक्षा करूं, जिसकी मैं कामना करूं। तो इस तरीके से गोपियां जो है उद्धव से प्रश्न करती हैं। आगे फिर पावे गो पुण्य कियो आपनो, और हे उद्धव यदि तुमने हमसे झूठ बोलकर हमें बहला दिया, जो प्रश्न हमने पूछा है यदि तुमने उसका गलत जवाब दिया तो तुम अपना किया हुआ पाओगे, जौर करोगे गासी, यदि तुम हमसे छल करोगे, गासी का अर्थ है छल। और इस प्रकार गोपियों के वृत्तांत को सुनकर, जो उसने निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो प्रश्न पूछा उसको सुनकर सुनत मौन हो रहे बावरो, उद्धव जी मौन हो गए और उनकी मति जो है नष्ट हो गई, बावले हो गए वे। इस तरीके से गोपियों ने उन्हें फटकार करके प्रश्न किया। तो संदर्भ वही लिख लेंगे, दोहराना नहीं पड़ेगा हमको। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिए। मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर और यहाँ उद्धव जी से लिया गया है, उद्धव जी की तुलना की गई है भ्रमर से। चलिए अतुलनीय जिसके प्रताप का स्वदेश प्रेम, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक एक ही हम बता रहे हैं। चलिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से जो है किसी एक का सा संदर्भ, तो दोनों एक ही चैप्टर से आया है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। ऐसा नगरी, नहीं एक ही चैप्टर से नहीं आया है, नीचे वाला भारतीय संस्कृति से और ये वाराणसी से है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी वाराणसी भारतीय संस्कृति, यहाँ इस संस्कृत का अर्थ होता है संस्कृति और इस संस्कृत का अर्थ है भाषा, अनेकार्थी शब्दों में कभी कभार पूछता भी है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरत, यहाँ से ही संस्कृत वांग्मय और संस्कृति का आलोक सर्वत्र प्रसारित हुआ। मुगल युवराज दारा सिको, देखिए संस्कृत एक भाषा होती है और संस्कृत में हमारे आचार विचार रीति रिवाज परंपराएं रहन सहन वेशभूषा आदि आते हैं। तो फिर आगे कहते हैं मुगल युवराज दारा सिको, जो मुगल युवराज दारा सिको हैं, दारा सिको औरंगजेब के पुत्र थे, तो मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत्य, यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे। यहीं आकर दारा सिको ने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, और वे इस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करतः, कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद जो है पारसी भाषा में, अपनी भाषा जो उनकी थी उस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया। तो चलिए अर्थ हम बता दिए और दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो पहला देख लेते हैं। उत्तरम यत समुद्र से, उत्तर में समुद्र है जिसके, और हिमाद्रेष्ट दक्षिणम, और दक्षिण में हिमालय पर्वत है, वह भारतवर्ष है और हम सभी उसकी संतान जो है भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। और फिर दूसरा संस्कृत के दोनों पद्यों को देख लेते हैं। किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय होता। हित्वा का अर्थ है त्यागना। किम नु हित्वा न सोचति, और क्या त्याग कर मनुष्य सोचता नहीं है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवति, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। यक्ष युधिष्ठिर संलापा से लिया गया है। यक्ष ने यह प्रश्न किया था और युधिष्ठिर ने उसका क्या जवाब दिया था। तो युधिष्ठिर ने कहा था किम नु हित्वा प्रियो भवति, अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य नहीं सोचता है, और किम नु हित्वार्थवान भवति, और किम नु हित्वा सुखी भवति, जो है लाभ को त्याग करके मनुष्य जो है सुखी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ये युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया था। चलिए फिर आगे, अब आप लोगों के क्षेत्र की चीज़ें आ गई हैं। हमको जितना बताना था उतना हमने मित्रों आप लोगों को बता दिया। चलिए अब खंड काव्य पढ़ना आपका काम है, या तो कथावस्तु पढ़ लीजिएगा और या तो चरित्र चित्रण, दोनों में से एक पूछा जाता है। और अपने ज़िले के हिसाब से आप लोग अपने प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग खंड काव्य सिलेबस में लगे हुए हैं।
दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, यह भी आप ही का काम है। गद्य साहित्य में से 3 ऑप्शन दिया रहता है और पद्य साहित्य में, तो गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर साथ, डॉक्टर राजेंद्र साथ, पद्य में तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। इन लोगों को आप लोग देख लीजिएगा। पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बड़ी ही परमार्थ भावना इसमें भरी हुई है, तो ये श्लोक सबसे उत्तम है। 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ज्ञानम कुत्र संभवत, सर्वत्र संभवत, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो भारतीय संस्कृत का मूल क्या है कि विश्वस्य स्रष्टा एकः ईश्वरः अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, काशी मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखर का आसीत्, चंद्रशेखर एकः क्रांतिकारी आसीत्। तो चारों प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, 2 करना है। चलिए लास्ट बात आ जाती है, पूछा जा रहा है एक विषय पर निबंध 9 नंबर का है, तो इसको आप लोग अपनी किताब में से, अपने सीरीज में से, जहां से भी उचित हो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए। नियम तो यही है कि निबंध खुद से लिखा जाता है। चलिए फिर तो मित्रों, इस तरीके से हमने, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी लेकिन संक्षिप्त रूप से ही सही पूरे प्रश्न को हल किया है। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें, और इसीलिए मैं हल करवाता हूं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्षेत्र विस्तृत को भी मैं आप लोगों को सामने रखता हूं, ताकि भविष्य में कोई प्रश्न आपसे मिले तो तुरंत आप लोगों को उसका आंसर पता चल जाए, क्योंकि हमें मल्टीपर्पज़ तरीके से अध्ययन करना चाहिए। चलिए फिर, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए मित्रों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आप सभी लोगों से अनुरोध कि इसी तरीके से आगामी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए, इसी तरीके से कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।